गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। इसमें हम कितने टाइप के रिएक्शन हैं उन रिएक्शंस का टाइप पढ़ेंगे, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। द प्रोसेस इन विच new substance with new property are formed। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे हम। एग्जाम्पल है इसका, दूध से दही का बनना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना। ये सब जो प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं कि जब दूध से दही बन रहा है तो दूध का गुण कुछ और था, लेकिन जब वो दही बन गया तो दही का गुणधर्म बदल गया, दही का टेस्ट बदल गया, उसका संगठन बदल गया, उसकी अवस्था बदल गई। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर दूध से दही जो बना है वह रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत बना है। फिर फलों का पकना, फल जब कच्चा है तो उस समय उसके गुण कुछ और हैं, उसके संगठन कुछ और हैं, पकने के बाद संगठन बदल जा रहे हैं। लोहे में जंग लगना, ये सब उदाहरण हैं रासायनिक अभिक्रिया के। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है रासायनिक अभिक्रिया के, तो उसको जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म चाहे लक्षण। सबसे पहला जो लक्षण बताया जाता है रासायनिक अभिक्रिया का, उसमें यह पता चलता है हमको चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी प्रक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है कि वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, अवस्था में परिवर्तन को हम कभी भी यथार्थ नहीं कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जो है उसको ठंडा करने पर बर्फ में परिवर्तित होता है। पानी की अवस्था द्रव अवस्था है और बर्फ की अवस्था ठोस अवस्था है। तो हम वहां पे यह देख रहे हैं कि अवस्था तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन संगठन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हर बार अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन वही हम देख रहे थे कि दूध से दही जो बन रहा था तो अवस्था परिवर्तित हो रहा था और वह रासायनिक अभिक्रिया था। वह अवस्था परिवर्तन केवल नहीं था, वो भौतिक परिवर्तन नहीं था, उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन भी हुए थे। तो अवस्था में परिवर्तन यह रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अवस्था में परिवर्तन केवल हो तो हम उस आधार पर यह कह दें कि वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है कैरेक्टर चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ में
उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका रंग में परिवर्तन का, लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, ये सब जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उस समय रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर तीसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया से किसी प्रक्रिया से गैस निष्कासित हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। फिर चौथा होता है राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर भी हम बोल सकते हैं, तापमान में वृद्धि। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी प्रक्रिया में तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक और इसका लक्षण है चेंज इन स्मेल, गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन को समझिएगा कि जब कभी कोई जैविक पदार्थ सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, माइक्रोब्स के द्वारा उसके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जा रही होती हैं, तो वहां से अमोनिया गैस या ये सब गैस जब निकल रहा होता है तो उसके वजह से पदार्थ का स्मेल चेंज हो जाता है। या फिर जो विकृति गंधिता प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप खाद्य पदार्थों का स्मेल चेंज होता है, तो इसके कारण इस लक्षण को हम ऐड करते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। इसके बाद एक और लक्षण हम जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप क्या होता है? वास्तव में अवक्षेप जो है वह उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वह प्रोडक्ट ठोस अवस्था में बनने के कारण विलयन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसलिए उन्हें अवक्षेप के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या समझना है वो, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, अन्य अभिक्रिया। एग्जाम्पल जो आपको दिया गया वो याद दिमाग में रखेंगे। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, तापमान में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, गैसों का निष्कासन, यह सभी जो हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करना, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं। किस प्रकार करते हैं थोड़ा समझेंगे। हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को जब संकेतों के रूप में लिख रहे होते हैं तो लिखते हैं 6CO2 + 6H2O। सनलाइट, यह बताता है कि वहां सनलाइट का प्रेजेंस होना अनिवार्य है और यह अभिक्रिया क्लोरोफिल में संपन्न हो रही होती है। और जो प्रोडक्ट बनता है इसमें वह ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है
यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण है। तो समीकरण को अगर परिभाषित किया जाए कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करना, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण से संबंधित एक अनिवार्य चीज आपको जानना होता है कि कभी भी रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों होना चाहिए ये हम जानेंगे। रासायनिक समीकरण सदैव संतुलित होना चाहिए। Chemical equation should always be balanced. जब कभी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण सदैव संतुलित होना चाहिए। क्यों संतुलित होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित होना चाहिए। टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर के द्वारा दिया गया था और इसमें प्रयोग के द्वारा देखा गया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। इसको जब हीट किया गया तो यह कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका मास टेस्ट किया गया तो इसका मास हमारा होता है 40 और 16 56 ग्राम और ये होता है 44 ग्राम। यह देखा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है हमारा, उस रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम था और उसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वह दो तरह के उत्पाद बन रहा है और दोनों प्रोडक्ट मिलकर कितने ग्राम का बनेंगे? वो 100 ग्राम का ही बनेंगे। तो वहां से उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहा गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से ये बात सदैव याद रखना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित रूप में लिखा जाएगा। और संतुलित रूप में क्यों लिखा जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच two or more substances combines to form a single product is called
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सोडियम है, इसके साथ हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, सोडियम के साथ क्लोरीन को जोड़ रहे हैं और प्रोडक्ट हमें मिल रहा है NaCl। बैलेंस कर लेंगे इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस हमारे पास था सोडियम, दूसरा था क्लोरीन, दोनों एक साथ जुड़े और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट बना है एक। और ऐसे वो सभी अभिक्रियाएं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं और वाटर बनता है, यहाँ से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट एक बन रहा है और वह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक प्रोडक्ट का निर्माण होता हो, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसके विपरीत दूसरा टाइप होता है रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का अपोजिट है वियोजन। दूसरा अभिक्रिया हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस स्प्लिट इनटू टू और मोर सबस्टांस। द रिएक्शन इन विच a single substance splits into two or more product। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या अधिक उत्पाद में टूट जाता है। समझेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ था हमारे पास और वह दो या अधिक भागों में टूट गया, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहां से वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को पुनः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। वियोजन अभिक्रिया में वो तीन टाइप समझेंगे हम लोग। एक होता है थर्मोलिसिस, फिर होता है इलेक्ट्रोलिसिस और फिर होता है फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस क्या है? ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और यह प्रकाशिक वियोजन। देखिए, वियोजन अभिक्रिया हो यानी एक पदार्थ दो या अधिक भागों में टूटे, लेकिन वह टूटने की प्रक्रिया इसलिए हुई क्योंकि उस सबस्टांस को गर्म किया गया। अगर किसी पदार्थ को गर्म करने की वजह से वो सबस्टांस टूट गया है, तो उस समय जो अपघटन हुआ है, उस अपघटन को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। वैद्युत वियोजन का मतलब है कि किसी पदार्थ का वियोजन हुआ लेकिन विद्युत धारा की सहायता से हुआ, तो वह वैद्युत वियोजन है। और प्रकाशिक वियोजन का मतलब है कि कोई पदार्थ टूट रहा है लेकिन वह प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसको पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इसका उदाहरण देख लेंगे एक एक। देखिए, ऊष्मीय वियोजन का एक एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं। तभी आपने रिएक्शन हमने लिखा था पहले भी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर रहे थे तो यह कैल्शियम कार्बोनेट टूटा था कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर यह पदार्थ टूट रहा है और यह पदार्थ इसलिए टूट रहा है क्योंकि इसको गर्म किया जा रहा है। तो यह एग्जाम्पल है हमारे पास थर्मोलिसिस का। फिर इलेक्ट्रोलिसिस का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल क्या है। अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, जलीय विलयन लिया जाए और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए,
तो उस समय यह NaCl टूट जाता है 2Na प्लस Cl2 में। तो यहाँ पर यह जो प्रक्रिया हुआ है इसमें विघटन हुआ है, वियोजन हुआ है, और यह जो वियोजन हुआ है वह इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह इलेक्ट्रोलिसिस का है एग्जाम्पल। फिर NaBr है सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो सनलाइट के प्रेजेंस में यह टूट जाता है Ag प्लस Br2 में। तो यहाँ भी वियोजन हुआ है, लेकिन यह जो वियोजन हुआ है वह प्रकाश के कारण हुआ है, तो इस वियोजन को फोटोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ से हम समझे हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है वह वियोजन अभिक्रिया 3 तरह का है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ लिए। इसके बाद हमें पढ़ना होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो, समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया को। देखिए विस्थापन अभिक्रिया अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहा जा रहा है, और नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस यानी किसी का प्लेस किसी दूसरे के द्वारा ले लेना। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देते हैं तो डिफिनेशन में देते हैं द रिएक्शन इन विच a highly reactive element displaces a less reactive element. Highly reactive element displaces a less reactive element from its compound. वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर कॉपर डिस्प्लेस कर दिया जाता है जिंक के द्वारा, और प्रोडक्ट बन जाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि कॉपर को डिस्प्लेस करने का काम किया है जिंक, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा, उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। यहां से हम ये जानेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कौन सा तत्व किससे ज्यादा क्रियाशील है, वह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बगैर हम कैसे जान पाएंगे कि कौन क्रियाशील अधिक है कौन कम क्रियाशील है। तो क्या है वो सीरीज, उसको जानेंगे। उसका एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है याद करने का, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझ आए बेहतर है। देखिएगा क्या है वो, क्लास 10th लेवल तक मेटल रिएक्टिविटी को अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से यह समझेंगे इसमें कि ऊपर से जब नीचे हम आ रहे हैं तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। यानी कि जो तत्व ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। आप सिंबल से नाम जानते होंगे, के का मतलब है पोटेशियम, एन से मतलब है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। देखिए, इसको याद रखने क्या एक सिंपल सा ट्रिक है। एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस को आप याद करेंगे और उस सेंटेंस के आधार पर हम बड़ी आसानी से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे। सेंटेंस क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, instead try learning how copper shapes gold। ट्रिक है बाबू, एक सेंटेंस है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एलिमेंट का नाम है। पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और सबसे लेस रिएक्टिव जो है वो प्लेटिनम है। सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? मेटल में प्लेटिनम है। इसका सेंस अगर आप समझना चाहें दिमाग में, तो इसका सेंस ये समझ सकते हैं कि कृपया मुझे लापरवाह जेबरा करना बंद करो और यह सीखने का प्रयास करो कि कैसे कॉपर जो है वो गोल्ड को बचाता है। एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को आप दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी इस रिएक्टिविटी में मिस्टेक नहीं करेंगे कि यह जो रिएक्टिविटी है वह रिएक्टिविटी सीरीज हमें कभी कंफ्यूजन नहीं देगा। हम आसानी से, बड़ी आसानी से एग्जाम्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको जज कर पाएंगे। तो आज इतना ही, कल पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में।